Hello everyone, I am Deepika and today we're going to study A Tiger in the Zoo which has been written by Leslie Norris. आपको हेडिंग से ही पता चल रहा होगा कि हम एक टाइगर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि जू में केज्ड है. नाउ अगर इस टाइम पर व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो इट्स द लॉकडाउन टाइम, तो अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी कि आपको कितना अच्छा लगता है कि आपको किसने बोल दिया है आपको घर की चार दीवारों के अंदर ही बस हमेशा रहना है. आई नो वी डू नॉट फील गुड अबाउट इट, राइट? अभी हमारे पास वी डू नॉट हैव द राइट और वी आर नॉट अलाउड टू गो आउट. सिमिलर थिंग हैपन्स जब एक टाइगर को या किसी भी एनिमल को आप केज कर देते हैं या फिर जू में रखते हैं. वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते हैं बिकॉज दे आर फोर्स्ड टू स्टे इनसाइड द केज. तो इस पोएट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारे पोएट ने हमें बताया है डिफरेंस कि किस तरीके से एक टाइगर जब वो जू में है बिहेव करता है, किस तरीके से अगर वो अपने नेचुरल घर में होगा विच इज जंगल, उसका नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, जंगल होता है, वो वहीं रहता है, अगर वो वहां होगा हाउ विल ही बिहेव. तो ये डिफरेंस और ये कॉन्ट्रास्ट जो हमें दिखाया गया है इस पोएट्री में, ये बस एनिमल जो हमारा टाइगर यहाँ पे यूज किया गया है बस उसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये इन जनरल सारे के सारे एनिमल्स के लिए हु आर फोर्स्ड टू लिव इन द जू, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं रह सकते हैं जहां पे एक्चुअली उनका घर है, जहां पे उन्हें एक्चुअली में होना चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोएट्री. मैं पोएट्री एक एक लाइन करके आपको समझाऊंगी. वी आर गोइंग टू डू ऑल द स्टैंजास लाइन बाय लाइन. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी लाइन टू यू. In the end, I'm going to make you understand the literary devices which have been used in the poetry. So let's get started. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He has been referred to tiger here, which is brilliantly used because he यहाँ पे हम normally animals के लिए use करते हैं it, लेकिन यहाँ पे जब he use किया गया है इसका मतलब ये है कि हम उसको personify कर रहे हैं. personification वो कोई भी उस वक्त हम यूज करते हैं जब कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग या फिर कोई भी इनएनिमेटेड या फिर नॉन लिविंग थिंग के ऊपर जो ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स एंड इन एनिमेटेड थिंग्स, या यहाँ पे जिस तरीके से टाइगर जो नॉन ह्यूमन है उसके ऊपर एट्रीब्यूट किया गया है, इसका मतलब हमने उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया है. लेकिन पर्सोनिफाई क्यों किया है? बिकॉज यहाँ पे हमें चाहता है पोएट टू अंडरस्टैंड ब्यूटिफुली एंड डीपली किस तरीके का पेन द टाइगर इज गोइंग थ्रू, ताकि हम एम्पथाइज कर सकें, बस हम सिंपथाइज ना करें. He stalks in his vivid stripe, मतलब वो vivid stripe, vivid का मतलब होता है bright and deep color. आपने टाइगर को देखा होगा, he's got a very beautiful body on which there are yellow and black stripes. तो यहाँ पे उसकी बॉडी के बारे में बात की जा रही है. यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसकी इतनी ब्यूटीफुल बॉडी है जो कि येलो एंड ब्लैक स्ट्राइप्स हैं उसके ऊपर. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, इससे हमें बताया जा रहा है कि वो केज के अंदर लॉक्ड है एंड केज इतना स्मॉल है कि वो बस फ्यू स्टेप्स ही चल सकता है उसके अंदर. On pads of velvet quiet in his quiet rage. Velvet quiet mean आपने ये उसका पैर है, पंजा, जिस तरीके से एक टाइगर की बॉडी होती है, इट्स कवर्ड विद लिटिल फर, राइट? सो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है. उसी तरीके से जो उसके पंजे होते हैं वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं. जब आप उन्हें जमीन पे रखेंगे तो आवाज नहीं आती. तो जिस तरीके से टाइगर चलता है वो बहुत ही शांति से चलता है, आवाज नहीं आती है उस प्रोसेस ऑफ वॉकिंग में बाय द टाइगर. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट का मतलब होता है बहुत ही शांत होना और रेज का मतलब होता है बहुत ही गुस्सा करना. तो इन दो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स को रख के हमें पोएट ने बताया है किस तरीके से टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि वो एक केज में कैद है लेकिन वो उसे दिखा नहीं सकता, क्योंकि दिखाने का भी कोई फायदा नहीं होगा. नोबडी इज गोइंग टू हेल्प हिम, ही इज केज्ड इन जू. He should be lurking in shadow. He should be, हमारा टाइगर should be, टेक्निकली should be का मतलब है उसे होना चाहिए. Be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. Lurking का मतलब होता है remain hidden, छुपा रहना. Plum का मतलब होता है हैविंग अ फुल राउंडेड शेप, मतलब कि बहुत ही हेल्दी, फैट, हरा भरा होना. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. हमारा जो टाइगर है उसको लर्क करना चाहिए, मतलब छुपना चाहिए उसको शैडो. जो भी लॉन्ग ग्रास है फॉरेस्ट के अंदर, हमारा टेक्निकली हमें हमारे टाइगर को होना चाहिए एक फॉरेस्ट के अंदर जहाँ पे लॉन्ग ग्रास है और उनके पीछे उसे छुपना चाहिए. नियर द वाटर होल, कहाँ पर है वो हमारी लॉन्ग ग्रासेस? नियर द वाटर होल. और वाटर होल के पास क्या है? वे प्लम डियर पास. प्लम डियर पास मीन्स ऑब्वियसली एनिमल्स हैं, उनको अपनी नीड्स तो फुलफिल करनी है, अपना फूड एंड अपना वाटर. जिस तरीके से टाइगर यहाँ पे अपना फूड फुलफिल करने के लिए आया है, क्योंकि डियर को वो अटैक करने वाला है और डियर अपनी थर्स्ट फुलफिल करने के लिए अपनी प्यास को, इसलिए वो वाटर होल के पास आया है. तो दिस इज द चेन जो हम
चेन फॉलो करते हैं, जो एनिमल्स की जंगल में चेन होती है कि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, एंड सो ऑन इट गोज ऑन, राइट। सो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वैसे तो वास्तव में ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे होना कहाँ चाहिए, उसे जंगल में होना चाहिए, और उस जंगल में उसे एक लॉन्ग ग्रास के पीछे वो छुप के देखेगा अपने प्रे को, अपने जिसपे वो अटैक करने वाला है एनिमल को, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है एक डियर जो आया है एक वाटर होल के पास टू ड्रिंक वाटर। I hope this is clear. So let's move. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. Again हमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से अगर वो जंगल में है तो वो क्या करेगा. He should, मतलब वो उसे क्या करना चाहिए अगर वो एक जंगल में है. तो हमारा जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा था वह हमें बताया गया जब टाइगर अपने जू में है, केज्ड है, और ये इसके बाद जो दो स्टैंजा आ रहे हैं यहाँ पे हमें बताया जा रहा है जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अपने एक्चुअल घर में है, जंगल में है. He should be snarling around houses. Snarling का मतलब है make an angry warning sound, कि मतलब अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स रोड्स पे आ रहे हैं, पूरी सिटी के अंदर आ रहे हैं. वो क्यों हो रहा है? बिकॉज जो उनका एरिया है, जो एनिमल्स जहाँ पे बिलोंग करते हैं, हम ह्यूमंस ने वहां पे ट्री काट के, हमने अपने सेल्फिश और कमर्शियलाइज रीजंस की वजह से वहां पे अपनी बिल्डिंग्स बनाई है, फैक्ट्रीज बनाई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जितने भी जंगल थे वो सब कुछ छोटे हो गए हैं, और जितना जो भी इनका घर था, हैबिटेट था, जो भी जहाँ पे ये बसते थे, वो सारी की सारी जगह कम हो गई है. तो हम ह्यूमंस ने अपने फायदे के लिए उनका नुकसान किया है. तो यहाँ पे बहुत ही कम एरिया रह गया है हमारे जंगल का, और एरिया बढ़ता जा रहा है हमारी बिल्डिंग्स का और हमारे कमर्शियलाइजेशन का. सो इसी तरीके से हमें बताया जा रहा है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि जो विलेज के पास आसपास जो हाउसेस हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग देयर, कि वहां पे उसे एंग्री वॉइस निकालनी चाहिए. बारिंग हिज वाइट फैंग्स. बारिंग हिज वाइट फैंग्स मीन्स आपके फैंग्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं इसके टीथ जो बड़े बड़े से हैं, मतलब उनको दिखाकर, शो कर कर, एक्सपोजिंग एंड अनकवरिंग, मतलब जिस तरीके से वो आवाज निकालता है, अपना मुंह खोल के एकदम घुन्नाता है, उस तरीके से स्नार्लिंग हिज क्लॉज, मतलब अपने पंजों को, टेरराइजिंग द विलेज. आप देखेंगे, आप किसी भी, अगर आप अब अपने सामने एक टाइगर को इमेजिन भी करेंगे खड़े हुए, इट्स अ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आप नेचुरली, आप विश्वास, मतलब आपको नहीं चाहिए होगा कि आप कभी भी एक्सपीरियंस करें टाइगर को, कम से कम एक जू के या केज के बाहर. सो दैट्स द आयरनी, कि वो इतना पावरफुल और इतना डेंजरस एक एनिमल है जो आपको डरा सकता है किसी भी हालात में, लेकिन जब उसे जू में रख दिया जाता है तो उसके सारे के सारे पावर उससे ले लिए जाते हैं, क्योंकि वो इतना हेल्पलेस हो जाता है, वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता. सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. उसे टेक्निकली घरों के आजू बाजू जो उसका एरिया है, जंगल के पास जो घर बस गया है, वहां पे घूमेगा वो, और वहां पे वो स्नार्ल करेगा, वहां पे वो अपनी आवाज निकालेगा जो कि एंग्री वॉइस होगी. बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. एकदम विलेजर्स को, जो वहां पे विलेज, उनको एकदम डराएगा अगर वो इस तरीके से आएगा, क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है कि ह्यूमंस तुम और आगे मत आओ, ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे जीने दो, तुम्हें हक नहीं है कि तुम मेरे घर को और ओवरटेक कर लो और तुम यहाँ पे घर बना लो. सो दिस इज द वे द एनिमल्स आर ट्राइंग टू कन्वे देयर मैसेजेस थ्रू देयर स्नार्स, बिकॉज वो बोल नहीं सकते हैं ह्यूमंस की तरह, बट वो ऑब्वियसली सजेस्ट कर सकते हैं. सो ही इज कैरिंग द ओनली पावर और ओनली टूल जो उसके पास है अपना पावर दिखाने के लिए, बाय टेरराइजिंग द विलेजर्स, बाय टेरराइजिंग द पीपल एंड ह्यूमंस. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. But unfortunately, इस पोइट्री में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक टाइगर बिल्कुल बेचारा डिसहार्टन सा बैठा हुआ है, नो एनर्जी, जो कि उसका रियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. लेकिन यहाँ पे क्या है, अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ है, कॉन्क्रीट सेल. ये जो आपकी लाइनें हैं आयरन की, बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट. कोई भी ऐसी हार्ड चीज जिससे कुछ चीज बनी होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट. आपका फर्श, आपकी ईंटें, स्टोन, ये सब कॉन्क्रीट होते हैं. तो ये बहुत ही स्ट्रांग सेल है जिसके पीछे हमारा टाइगर बैठा हुआ है एक जू में, एक केज के अंदर. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो इतना हेल्पलेस है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है. उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है वो उस कॉन्क्रीट सेल के पीछे है, क्योंकि वो उसे लॉक कर दिया गया है, वो कुछ भी नहीं कर सकता. ही इज हेल्पलेस. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. Stalking the length मतलब वो बस pursue कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, वो अपनी केज के अंदर ही चारों तरफ घूमे जा रहा है. और ignoring visitors, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है विजिटर्स जो आ रहे हैं उनमें, क्योंकि वो उसके they do not belong to his family. आप अपने फ्रेंड्स में इंटरेस्टेड होंगे, आप एक टाइगर में तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना. सिमिलरली एक टाइगर भी ह्यूमंस में इंटरेस्टेड नहीं है, उसको भी अपने दोस्त चाहिए. ही ऑल्सो वॉन्ट्स कंपनी, बट वो एक अकेला बेचारा एक कॉन्क्रीट सेल के पीछे उसे बांध
दिया गया है, बंद कर दिया गया है, एंड ही इज नॉट हैप्पी देयर। ये पूरा का पूरा स्टैंजा हमें सजेस्ट कर रहा है किस तरीके से उसका पावर ले लिया गया है, किस तरीके से वो सैड है, और किस तरीके से ह्यूमंस जब उसे विजिट करने आते हैं वो उसके इमोशंस को नहीं समझते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब क्या होता है, he hears the last voice at night. जब आप जंगल में होते हैं, आप किसी भी अगर गए हैं नेशनल पार्क में, तो आपको पता होगा कि बहुत हमारी एक लास्ट में एक पेट्रोलिंग कार जाती है जिसमें ह्यूमंस बैठे रहते हैं। वो ये चेक करने के लिए जाते हैं कि सब कुछ सही है, सारे एनिमल्स, कोई किसी पे अटैक नहीं किया या फिर कोई ह्यूमन उस जंगल में अटक तो नहीं गया है। सो दे चेक इट इन द नाइट एट लेट एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई। जब वो लाइट, जो आपकी हेडलाइट है जो आपकी कार की, जब वो उसकी आंखों पे पड़ती है टाइगर की, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उसके लिए नेचुरल नहीं है। वो जो एक कार की लाइट है, दैट्स नॉट नेचुरल फॉर द एनिमल्स एंड हियर स्पेशली फॉर द टाइगर। स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई, मतलब ब्रिलियंट मतलब वो जो ब्राइट ब्यूटीफुल आई उसकी दिख रही है, जो लाइट आ रही है कार से, उसकी वजह से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट स्टार्स यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लास्ट वॉइस एट नाइट, ये अपने आप में आपको दिखा रहा है कि लास्ट वॉइस एट नाइट की मतलब उस दिन पे जो आप लास्ट वॉइस सुन रहे हो वो पेट्रोलिंग कार्स की है, विच इज ऑल्सो द लास्ट होप फॉर द टाइगर फॉर दैट डे टू बी फ्री, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Brilliant stars यहाँ पे हम दो मीनिंग ले सकते हैं, या तो वो उस कार की हेडलाइट को सिग्निफाई कर रहा है, और उससे ज्यादा जो मुझे यहाँ पे मीनिंग लगता है, बहुत ज्यादा सेंस बनाता है, कि हाउ ही इज लुकिंग एट द स्टार्स एंड ही इज नॉट लूजिंग होप, कि किसी ना किसी दिन मैं फ्री हो जाऊंगा और मैं इस केज से छूट जाऊंगा। जिस तरीके से अभी हम सोच रहे हैं कि हम घर के अंदर बंद है, पता नहीं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा और हम कब बाहर जा सकेंगे, एंड वी अगेन विल बी एबल टू एंजॉय आवर लाइफ द वे वी यूज्ड टू बिफोर द लॉकडाउन। ये भी वही सोच रहा है अभी ब्यूटीफुल स्टार्स के ऊपर स्काई के ऊपर देख के, उन स्टार्स को देख के जो ब्राइटली शाइन कर रहे हैं उसके ऊपर, कि एक दिन आएगा वो फ्री हो जाएगा और उसको वहां से मौका मिलेगा निकलने का और अपने खुद के नेचुरल घर में जाने का, जो कि जंगल है। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोम। आई होप आपने इससे कुछ मॉरल लर्निंग भी ली होगी कि हम ह्यूमंस को थोड़ा सा एम्पैथेटिक होना चाहिए एनिमल्स की तरफ, बिकॉज दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स एंड इमोशंस जस्ट लाइक वी ह्यूमंस डू। अब हम शुरुआत करते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की। ही स्टॉप्स, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज कर दिया गया है, उसको बिल्कुल ह्यूमन की तरह ट्रीट किया है, उसके इमोशंस को, उसके दुख को, उसके चाहतों को, सब कुछ जिस तरीके से हमें दिखाया गया है वो एक ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, और उसको यहाँ पे ही की तरह बोला गया है, सिंबलाइज किया है, रिफ्लेक्ट किया है, विच मीन्स दैट ही हमारे टाइगर को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है। यहाँ पे आपकी थर्ड लाइन में पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, पैड्स मैंने आपको बोला ये उसके पंजे को बोला गया, और वेलवेट क्वाइट, वेलवेट आपका एक तरीके का क्लॉथ होता है, उस क्लॉथ वो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ होता है, जिस तरीके से उसके पैड्स को सॉफ्ट स्मूथ एक वेलवेट की तरह कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे हमारा मेटाफर हो जाएगा इन थर्ड लाइन। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है, विच इज ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पे क्या होता है, आप टू ऑपोजिट थिंग्स को एक साथ रखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वाइट रेज बोला गया है, क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, कुछ भी ना बोलना, इंट्रोवर्ट होना, और हमारा रेज का मतलब होता है बहुत सारा गुस्सा दिखाना, बहुत ही ज्यादा एंग्री होना किसी बात पे। और मैं अगर एक और आपको एग्जाम्पल दूं तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे आइडली बिजी, आइडली मतलब कि बहुत ही आप आजकल आइडली बिजी हो, कि मतलब आप एकदम आइडल हो, आपके पास कुछ काम नहीं हो और आप बिजी हो। आप किस में बिजी हो? आइडल होने में, आप एकदम फ्री होने में, केयर फ्री होने में बिजी हो। ये बहुत ही मुझे जबरदस्त एग्जांपल लगा प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए, कि हम आइडली बिजी हैं, कि हम इतने फ्री हैं कि हम उसमें बिजी हैं। सो दो ऑपोजिट वर्ड्स को जब एक साथ रख दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। जैसे यहाँ पे क्वाइट मतलब शांत, और रेश मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो इस फर्स्ट स्टैंजा में हमारा पर्सोनिफिकेशन हो गया, हमारा ऑक्सीमोरॉन हो गया, और हमारा मेटाफर हो गया। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन समवेयर। अब हम यहाँ पे राइमिंग स्कीम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन में हमारा लिखा है स्ट्राइप, तो ये हो गया हमारा ए। क्वाइट जो कि ये इसके साथ राइम कर रहा है, तो हम इसको भी ए लिख सकते हैं, केज बी, और यहाँ पे इसके साथ हो गया रेज, तो ये भी हो गया बी। सो स्ट्राइप्स, नो, स्ट्राइप्स एंड क्वाइट इज नॉट, सॉरी, स्ट्राइप्स, cage, stripes and quiet is not rhyming, so it should be C. So A B C B. So what is the rhyming scheme? A B C B here. अब यहाँ पर एक ऐसी मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच बताने वाली हूँ।
जो लिटरेरी डिवाइस है, आई थिंक ये आपको शायद ही किसी ने पढ़ाई होगी, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज की है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी फॉर श्योर। पेट्रोलिंग कार्स यहाँ पे यूज किया गया है। आपने ट्रांसफर्ड एपिथेट पढ़ा है कभी? इसका मतलब होता है कि कभी भी, अब यहाँ पे पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कीप वॉच ओवर बाय रेगुलरली वॉकिंग और ट्रैवलिंग अराउंड, कि आप वॉच कर रहे हो, कि आप देख रहे हो कि सब कुछ सही है कि नहीं है। जैसे कि इस टाइगर के जंगल में जाके लोग देख रहे थे, जो पेट्रोलिंग कार में लोग थे। सो पेट्रोलिंग कार को हैंडल कौन कर रहा था? मैन। तो यहाँ पे लेकिन पेट्रोलिंग किसके साथ लगा दिया गया है? हमारी कार के साथ। जब भी आप एक एडजेक्टिव को एक नाउन के अलावा दूसरे नाउन को ट्रांसफर कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं अपना ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे कि मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूं, अगर आपको ये नहीं समझ आया होगा। ही हैड अ स्लीपलेस नाइट। क्या नाइट स्लीपलेस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो स्लीपलेस क्या था? हमारा नाउन यहाँ पे स्लीपलेस था, और ये एडजेक्टिव हमने किस पे लगा दिया? नाइट पे। दिस इज योर ट्रांसफर्ड एपिथेट। जब भी आप एक मॉडिफायर जो होता है उसको एक नाउन से दूसरे नाउन पे लगा देते हैं सेम सेंटेंस में, जिस तरीके से यहाँ पे ही की जगह हमने नाइट को स्लीपलेस बोल दिया है। अगर हम बोले ही हैड अ वंडरफुल डे, तो ही हैड अ वंडरफुल डे और डे वाज वंडरफुल। डे तो वंडरफुल नहीं हो सकता ना, लेकिन आप जिस क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस दिन में, वो उस दिन को वंडरफुल बनाता है। तो ही एक्सपीरियंस दैट इट वाज अ वंडरफुल डे, लेकिन हमने क्या बोला है? डे को वंडरफुल बोला है। सिमिलरली पेट्रोलिंग कार्स में पेट्रोल कौन कर रहा था? मैन, लेकिन हमने पेट्रोलिंग किसके आगे लगा दिया? कार्स के आगे। सो इसीलिए हमने एक नाउन से दूसरे की जगह ये ट्रांसफर कर दिया हमारे मॉडिफायर को। इट बिकम्स योर ट्रांसफर्ड एपिथेट। So an imagery has been used in the poetry a lot. आपको जिस तरीके से बोला गया है, he snarls, he looks, यहाँ पे आपको बोला he stares, तो आपको ये सारी की सारी इमेजेस फोर्स करती हैं। आपको बोला deer, plum deer, water hole, long grasses. So when all these lines or all these words are being said, आप उसमें क्या करते हैं? आप इमेजिन कर रहे हैं। सो आप इमेजरी, आप इमेज आपके दिमाग में आती है। ऑल्सो एनजेबमेंट यूज की गई है हमारी पोएट्री में, जब एक लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू करती है विदाउट एनी फुल स्टॉप और पंक्चुएशन। जैसे यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं है, और ऐसी लाइंस बहुत सारी हैं हमारी पोएट्री में। यू कैन गो थ्रू एंड सी, फर्स्ट स्टैंजा में है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, एवरीवेयर इट इज देयर। सो दिस वाज अबाउट द पोएट्री। मैंने लिटरेरी डिवाइस आपके साथ कवर कर दिया है। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हमारे पोएट ने हमें डिफरेंस बताया, एक टाइगर जो जू में केस्ड है और एक टाइगर जो कि फ्री है, जंगल में घूम रहा है। So this was the poetry all about. I hope you understood the poetry well and the literary devices as well. If you have any doubts, you can please comment in the comment section below. I'll surely rectify your doubts. If you have any suggestions, you can write them too. And if you like the video, kindly like it and share it with your friends, and subscribe to my channel and hit the bell icon. Thank you. I'll see you soon with my next video, and much love.